स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिडिक स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप नाम आपको सुना-सुना लग रहा होगा, खासतौर पे अगर आपने मैथ में ध्यान दिया होगा तो, कि ये ग्रीक मैथमेटिशियन के नाम पे दिया गया है, जिन्होंने ज्योमेट्री पे काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसको हम लोग बार-बार कहते हैं, वो वही है, मतलब इन्हीं के नाम पे एज़ ए ऑनरी नाम दिया गया है। और इसका आँख जो है, क्या देख सकता है, वो विज़िबल और नियर इंफ्रारेड देख सकता है। विज़िबल जैसे आपका हबल देखता है, इंफ्रारेड जैसे आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप देखता है। अंतर ये दोनों में ये है कि जेम्स वेब लॉन्ग इंफ्रारेड में चला जाता है। मतलब इंफ्रारेड को लीजिए, उसे बड़ा कीजिए, उसको 3 हिस्सों में काटिए, तो ये स्टार्टिंग इंफ्रारेड ही देख सकता है। डीप इंफ्रारेड नहीं देख सकता। डीप इंफ्रारेड में मतलब एकदम जो लॉन्ग इंफ्रारेड है, उसको जाने के लिए बहुत कूलिंग करनी पड़ती है, जो जेम्स वेब ये इसको उतना कूल नहीं कर रहे हैं। कूल कर रहे हैं, उतना कूल नहीं करके ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाओ। और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बजट क्लास होता है। जैसे कि आईएसएस में जितना है वो प्रायोरिटी क्लास है, यानी कि उसको जितना पैसा लगना है लगने दो। लोग हैं, सीरियस है, कोई टेंशन नहीं। कुछ-कुछ मतलब फ्लैगशिप मिशंस होते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ा मिशन हो, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो उसका बजट में अगर भागने लगता है तो उसको नहीं रोका जाएगा। लेकिन वो सब करने का साइड इफ़ेक्ट होता है कि बाकी सबसे बजट घटता है। तो कई सारे बजट क्लास बनाए, जैसे ये क्लास है एम क्लास, यानी कि मीडियम क्लास। मीडियम क्लास का मिशन होता है कि आप कुछ भी करके 500 मिलियन यूरोज़ के अंदर ही खत्म कीजिए। आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया जाएगा। कैंसल भले कर दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं ये करना है। मतलब ये नहीं कि आप बजट बढ़ाते जाओ। जैसे कि 1 बिलियन में जेडब्ल्यूएसटी बनना चाहिए था, वो 10 बिलियन तक खा गया, वो नहीं अलाउड किया जाएगा। मतलब कैंसल कर दिया जाएगा। तो वही समझिए। इसीलिए इसका कोई भी स्पेक जो है बहुत भयानक नहीं है। ये है कि भैया हमें इतना बजट दिया गया, इसके अंदर हम फिट कर रहे हैं। ये नहीं कि हम बनाना शुरू करते हैं और बाद में बिल भागता, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं सर, आपको उल्टा काम करना है। बिल है, बिल खपाइए, उसके अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे यूएस में भी मिशन होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ यूरोपियन लोग बजट में रहते हैं, और यूएस का भी रहता है। बस फ्लैगशिप को छूट दी जाती है, बाकी सबको रोक दिया जाता है। तो एम क्या है? तो इसका एम है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझें। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ये इंसान की बहुत बड़ी गलती थी कि इसको हम लोग नाम दे दिए, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। एक्चुअली हमें नहीं पता। वो समझ लीजिए एक्स वाई बोलिए, हुलुलु या झिंगालाला बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ नहीं पता है। वो नाम दे दिया तो काफ़ी लोगों को थोड़ा इल्यूज़न आता है। जैसे ग्रेविटॉन हम लोग बोलते हैं कि थ्योरेटिकल पार्टिकल हो सकता है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं, "अच्छा सर ग्रेविटॉन किसे बनाया?" अरे नहीं पता है भाई, थ्योरेटिकल है, नहीं पता। वैसे ही यहाँ पे सब ये हमें पता है कि है, क्या है ये नहीं पता। तो नाम इसका कुछ भी दे देना चाहिए था, लेकिन मतलब नाम दे दिया तो सबको लगता है समझ में आ गया, वैसा नहीं है। तो इसमें 2 फैक्टर को देखा जाएगा। रिलेशनशिप क्या है डिस्टेंस और रेड शिफ्टिंग का। यानी कि हमें पता है कि एक स्टार का सिग्नेचर कैसा होता है, मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ में देखेंगे तो क्या सिग्नेचर आएगा। अगर वो रेड शिफ्ट हो रहा है तो कितना शिफ्ट हो रहा है और कितनी दूरी पे है, और ब्लू शिफ्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गैलेक्सी हमारे नज़दीक आ रही है तो वो ब्लू शिफ्ट होगा, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेन रेड शिफ्ट पे ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गैलेक्सी दूर ही जा रही है। इक्का दुक्का जैसे हमारे नज़दीकी है वो हमारे तरफ आ रहा है, तो वो ब्लू शिफ्ट हो रहा है, बाकी सब चीज़ रेड शिफ्ट ही है। तो ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन करना है कि कितनी दूरी पे कितना रेड शिफ्टिंग हो रहा है, और ये मिशन सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेटेड बनाया जा रहा है। और इससे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझा जा सके, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो देखते हैं आप, कई बार दिखता है, ये हबल का है, और इस तरह का आपको ड्राइंग्स देखने को मिलेगा समझाने के लिए कि मास होता है वो बर्न कर देता है, मास दिखता ही नहीं है। वही है, मतलब डार्क मैटर वही है कि है कुछ, वो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रहा है, लेकिन किस चीज़ से हो रहा है ये नहीं दिखता। तो हम लोग नेगेटिव स्पेस लगा लगा के ये मैथमेटिकली बता दें कि यहाँ पे कुछ है जो ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये टेलीस्कोप का काम सिर्फ वही है। हबल फील्ड में भी कई बार दिखा, मतलब लेकिन वो उसी को फोकस करके नहीं बनाया गया था, वो मतलब समझिए अलग सा टेलीस्कोप था। ये टेलीस्कोप उसी चीज़ को स्टडी करने के बाद, इसका बहुत वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू है। और इसका इफ़ेक्ट जो है, चूँकि ये इसी चीज़ पे स्टडी करेगा, कितना लेंसिंग हो रहा है, कितना दूर पे हो रहा है, कितना रेड शिफ्टिंग हो रहा है, इसके पास एक पूरा डेटा आएगा कि इसका असर क्या हो रहा है। जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, इसका असर क्या हो रहा है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में, या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में एक्सीलरेटर लगा रहा है तो कितना स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, धीमे कर रहा है तो कितना स्पीड से कर रहा है। डेटा होना चाहिए, तो वो डेटा निकाला जाएगा। और इसको आप लोग बार-बार पढ़िए तो कहेगा रेड शिफ्ट वैल्यू ऑफ 2। तो उसको मैथमेटिकली समझने की जगह आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 10 बिलियन ईयर्स तक पीछे जा सकता है। इसीलिए देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप और ज़्यादा रेड शिफ्ट जा सकता है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ बिग बैंग तक जा सकता है। ये उतना पीछे नहीं जाएगा, बोले बजट कम था, तो कम बजट के हिसाब से बनाया गया। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग ही इनको मेन नोटिस करना है, और ये खूब सारी चीज़ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे ध्यान देंगे। तो इनका जो रेज़ोल्यूशन का प्रिसिजन है वो बम बम है। एम इनका यही है।
तो टूल के बारे में बात करते हैं, तो टूल आप यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बजट इतना कम कैसे हो सकता है कि 1.2 प्राइमरी मिरर देख लीजिए कि इंसान के साइज़ का है, मतलब उससे छोटा ही कहिए। तो वही है, हबल का भी इससे बड़ा था और JWST का तो बात ही कर रहे हो, तो टेनिस कोर्ट के साइज़ के आसपास था। तो वही समझिए, मेन वहीं पर दाम बचाया गया। अब रहा बात कि इसको देखने के लिए दो चीज़ है, VIS इंस्ट्रूमेंट यानी कि विजिबल इमेज सेंसर, यानी कि ये वाला बेबी, ये CCD है। और ये मैं बार बार बोल देना चाहता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी में अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं CMOS वर्सेस CCD ही बेटर होता है। लेकिन हम लोग अपनी दुनिया में CCD उतना यूज़ नहीं करते, जबकि शुरू में कंप्यूटर कैमरा इंडस्ट्री में यूज़ होता था CCD। शुरू के डिजिटल फिल्म कैमरा, शुरू के ब्रॉडकास्ट कैमरा, सब में CCD होता था। बात था कि CMOS का डेवलपमेंट इसके चलते बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट के चलते बहुत तेज़ी से हो गया, तो वो ओवरटेक कर लिया। लेकिन अगर आपके पास पैसा का कोई कमी नहीं है और आपको दी बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो CCD ही आप बनाएं। इसीलिए जितनी बार भी आप देखते होंगे इंस्ट्रूमेंट्स में, मेजॉरिटी केसेस में हमेशा CCD इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आप लोग अरे हम लोग तो CCD नहीं यूज़ करते, CMOS ज़्यादा बेटर हो गया। बात है CCD पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया, लेकिन ये लोग बैठ के स्टार्ट से बनवाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कोई टेंशन नहीं है। तो CCD है और इसमें ब्लॉक्स हैं खूब सारे, मतलब 6x6 उतने सारे ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक का रेजोल्यूशन 4K/4K है। तो यानी ग्रैंड टोटल 24K/24K का ये इमेज निकालता है। कुछ ज़्यादा बड़ा इमेज है, मतलब एक समझ लिए इतना बड़ा सेंसर है, ऐसे बहुत ज़्यादा सेंसर डाल दिए गए हैं, मतलब थोड़ा भावनाओं में बह गए, इतना सेंसर डाल दिया, इसीलिए बोले कि बहुत बड़ा एरिया को ये ऑब्जर्व करेगा। और इसका ये तो हो गया आपका विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। दूसरा हो गया नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए, यानी कि जो 900 से 2000 नैनोमीटर तक देख सकता है। और ये बोले कि जेम्स वेब इससे 900 उसका उससे भी नीचे चला, 900 बोल रहा हूँ, उससे भी बड़े वाले वेवलेंथ में चला जाता है, 2000 से वो 1000 तक उतर जाता है। तो इसको ठंडा किया जा रहा है, यानी कि ये वाला पपी, ये -138 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा रहा है। लेकिन वो देखिए 200 तक ठंडा नहीं कर रहे जो जेम्स वेब से, क्यों? महंगा बहुत हो जाता, तो ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली धरती में जितने ऑब्जर्वेटरी उसे आप एब्सोल्यूट जीरो कर दो, कोई प्रॉब्लम ये होता है कि एटमॉस्फेयर ही ग्लो करने लगता है, तो फिर दिखता नहीं है कुछ। लेकिन ये अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष में अगर आप इतना भी कूल कर देते हो तो काफ़ी चीज़ दिख जाता है। तो वही कर रहे हैं, और इसका डेटा इतना बम बनेगा, इतना अति बम मात्रा में ये डेटा बनेगा कि 850 गीगाबिट ये पर दिन धरती को भेजेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग डेटा बना रहे हैं। और देखिए सर 24K और सिर्फ कंप्रेस करते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन, और इसमें प्रोसेसिंग नहीं होता है, और इसको प्रोसेस किए बिना डेटा धक्के से अर्थ में डाल दिया जाता है। हिसाब वही है कि कंप्रेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम है जो आपको लॉसलेस कंप्रेशन दे देंगे कि आप डीकंप्रेस कीजिए, आपका डेटा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन क्रंचिंग करने में बहुत हॉर्स पावर लगता है, तो वो सब नहीं कर रहे भैया, डेटा सीधे है। और रॉ डेटा धरती में आने का फायदा रहेगा कि धरती के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये कर सकते हो, तो सुपर कंप्यूटर में वो कर सकते हैं। और ये सब मिशन मान लीजिए 4 साल रहे, 5 साल रहे, 6 साल तक अगर रहता है, तो उस टाइम में जो कंप्यूटर साइजिंग और बेटर एल्गोरिदम से रॉ को प्रोसेस किया जा सके, तो इसलिए पूरा रॉ डेटा निकाला जा रहा है। इसीलिए ये बैंडविड्थ बहुत बम दिया गया है कि ये 850 गीगाबिट्स पर डे उतार सकता है धरती में। ये बहुत ज़्यादा है, और ये उसका फिल्टर व्हील है। तो अब बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वहीं जा रहा है जहाँ JWST है, लाग्रांज पॉइंट L2 में। अब बोलेंगे दोनों भिड़ नहीं जाएगा, बात को समझिए कि ये ऐसा हम लोग सोचते हैं कि स्पेस में इतना जंक है। हाँ भी और नहीं भी, जंक है, बात सही है। बहुत है नहीं, क्यों? आप ऐसा समझिए कि समुंदर है, समुद्र में करोड़ों मछली होती है, तो क्या मछली भिड़ते रहता है एक दूसरे से? क्योंकि उसका समुंदर का वॉल्यूम वर्सेस एक मछली का वॉल्यूम, तब आप हिसाब लगे, अच्छा मतलब ये ऐसा बात होगा कि 1 लीटर बाल्टी में 1 चीनी का दाना, उतना बड़ा अंतर होता है। तो वही समझिए स्पेस में भी वही है कि हाँ वो ऑर्बिट पे गया, लेकिन ऑर्बिट का साइज देखिएगा, उस साइज में आप देखिएगा तो भैया दिखेगा नहीं। मतलब कि एक अगर स्फीयर लेते हैं, वो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पॉसिबल है, एक डोनट शेप निकालिए, उसका वॉल्यूम निकालिए, और कितना वॉल्यूम ये टेलीस्कोप खाएगा, कितना JWS है, दिखेंगे भी नहीं। इसीलिए सब बढ़ते नहीं। तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप आराम से काम कर सकते हैं। तो ये डाला जाएगा, और 6 साल का एक्सपेक्टेड लाइफ है। इससे ज़्यादा भी कर लेते तो बल्ले बल्ले, लेकिन 6 का ये लोग मान के चल रहे हैं। हर मिशन में ऐसे ही किया जाता है कि भैया मिनिमम इतना दे दो, उसके बाद अगर आप चलते रहे बल्ले बल्ले, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम तो यार इतना दे दो। मतलब अगर 6 के पहले लटकता है तो लोग बोलेंगे भाई नहीं अचीव कर पाया। और ये 15,000 डिग्री स्क्वायर्स को कवर करेगा। मतलब ऐसे आप डिग्री लीजिए, 15,000 डिग्री को ये कवर करेगा। बहुत बड़ा वाइड एंगल के मामले में, मतलब 1/3 ऑफ स्काई कैप्चर कर रहा है। वाइड ये टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो बहुत पिन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, एकदम सुई की तरह देखता है। ये है बहुत बड़ा एरिया दिखता है, बहुत बड़ा एरिया दिखता है। और 10 बिलियन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को ये कैप्चर कर रहा है। अब बोलेंगे 10 बिलियन कहाँ से है? उतने सारे स्टार्स के पास हमारा डेटाबेस है, तो वो सारे स्टार्स को ट्रैक करेगा, और उसी को समझिए ऑब्जर्व कर करके सारा डेटा को बोल रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग देख रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग का पूरा ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए आपको ओवरऑल पिक्चर लेना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट उसी पे फोकस किया गया।
वाइड स्काई कवरेज है और इसका एक दूसरा फ़ायदा भी हुआ, अगर मान लीजिए ये टेलीस्कोप कुछ वाइड फील्ड में कुछ नोटिस करता है, अरे यार यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब ये डेटा भेज सकता है कि भैया आप मतलब क्योंकि डेटा धरती में आ रहा है, धरती के बाकी सारे एजेंसीज फोकस कर सकते हैं कि भैया देखो एक काम करो, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बोलो इधर देखो, या एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप को बोलो भैया तुम उधर देखो, या स्क्वायर रेडियो वेव में अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो स्क्वायर किलोमीटर अरे को बोल दे भैया तुम उधर देखो, मतलब किसी को स्पॉट तो करना होगा ना, मतलब कि आप बार बार से वो मतलब बाइनोकुलर से आप पहले आँख से देखते हो कि क्या देखना है, फिर कोई चिड़िया देखते हो, फिर आप बाइनोकुलर से देखते हो ना, ये समझिए आँख का काम ये करेगा, वाइड फील्ड का फ़ायदा उठाएगा और इसको जो मिशन करना है उसके लिए वाइड फील्ड ही सूटेड है। अब बात करते हैं इसे लॉन्च कब किया जाएगा, तो लॉन्च का शेड्यूल था सोयूज़ ST-B वेरिएंट में, वो जो एक्स्ट्रा लार्ज पेलोड वाला 2023 में, यानी इसी साल लॉन्च करने का था, लेकिन पुतिन जी हुलुलुलु कर दिए तो मिशन चेंज कर दिया गया है। अब ये स्पेसएक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है और उनको फाल्कन 9 ब्लॉक 5 में इस्तेमाल किया जाएगा। Q3 में क्वार्टर ऑफ मतलब थर्ड क्वार्टर में 2023 में रिलीज़ कर देना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा देर नहीं है और मिशन ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट है, मतलब एक भी ऐसा नहीं हो ओ ये फेल हो रहा है वो फेल हो रहा है, ऑलमोस्ट सब चीज़ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और चांसेस है कि आराम से लॉन्च हो जाएगा। हाँ मतलब अगर रॉकेट में कुछ गड़बड़ आता है या वेदर का प्रॉब्लम होता है, फ्लाइट कॉरिडोर का प्रॉब्लम, तो बात थोड़ा डिले-विले हो सकता है। लेकिन चांसेस है कि ये सही टाइम पे लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई 2026 में भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। चांसेस है कि सही टाइम पे लॉन्च कर दिया जाएगा। सारा टेस्टिंग-वेस्टिंग भी सब चीज़ स्मूथली हो रहा है इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा अगर नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जिनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।